मेरा नाम प्रिंसिपल है और मेरी कहानी की शुरुआत हुई मैं और मेरे दादाजी एक बहुत बड़े टापू पर दोनों अकेले रहते थे। बे उड़ते हुए चूजे रुक जा, मुझे तुझे रोस्ट करके खाना है। अगर तुझ में इतनी हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखा बोने। दद्दू उधर देखो, एक बहुत बड़ा चूजा हवा में उड़ रहा है। रुक जा प्रिंसिपल बेटे, मैं इसे देखता हूँ अभी। अरे यार आखिरकार मेरी तलवार कहाँ गई? नहीं, मेरे दादाजी एक बहुत बड़ी तलवार को हवा में फेंक देते हैं और उस उड़ते हुए पक्षी का काम तमाम कर लेते हैं। हम दोनों की लाइफ काफी बढ़िया तरीके से कट रही थी। हम बस सोते थे, खाते थे और हकते थे। और उसके बाद प्रिंसिपल उस चूजे को पकड़ने के लिए आसमान में कूद जाता है। उन लोगों ने फाइनली अपने रात के खाने का इंतजाम तो कर ही लिया था। इतने में ही प्रिंसिपल अपनी पावर का यूज करके उस चूजे को 1 सेकंड में ही छील देता है। और यार ये तो बहुत टेस्टी है और इस चीज को खाने में मुझे बहुत मजा आया। पर मिस्टीरियस बात ये थी, दरअसल उस पक्षी के गर्दन के नीचे एक निशान था, यानी कि वो किसी का पालतू पक्षी था। और जिस किसी का भी पालतू पक्षी था वो काफी ज्यादा खतरनाक था। उसके अगले दिन ही प्रिंसिपल और उसके दादाजी फाइटिंग की ट्रेनिंग करना शुरू कर लेते हैं। अरे दादाजी आज तो मैं आपको पक्का हरा कर रहूंगा, ये देखो मेरे काम में हमें। हाँ अबे प्रिंसिपल बेटे एक जगह रह ले। अरे दद्दू अब आपका काम तमाम है, बेटा थोड़ा बड़ा हो जा। हम दोनों काफी अच्छे तरीके से अपनी लाइफ बिताते थे। मेरे दादाजी हमेशा मुझे फाइटिंग की प्रैक्टिस देते थे। और उसके बाद जब प्रिंसिपल के दादाजी बर्तन धोने के लिए नदी किनारे गए थे तभी उन्हें याद आता है, अरे कल तो मेरे पोते का जन्मदिन है, ये तो काफी खतरनाक बात है, मुझे जल्दी से उसके पास जाना चाहिए। अरे प्रिंसिपल कल तुम्हारा बर्थडे है। तो उसमें क्या? वहीं हम देखते हैं कि प्रिंसिपल तो झाड़ियों में आराम से हल्का हो रहा था। वो अपने दादाजी से बोलता है, अरे दादाजी मेरे बर्थडे में उतनी भी क्या खास बात है, हमेशा तो आता है और उसके बाद चला जाता है, इसमें कोई भी एक्साइटेड वाली बात नहीं है। अरे प्रिंसिपल कल तुम 16 साल के हो जाओगे, यानी कि एक एडल्ट। क्या मैं 16 साल का हो जाऊंगा? यानी कि अब मुझे अपनी स्टोरी का प्लॉट भी मिल पाएगा। अरे प्रिंसिपल बेटे ऐसी बातें नहीं करते, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें सुना दे दूंगा। क्या तुम्हें पता है जो हमारा आइलैंड है उसके नीचे ह्यूमंस रहते हैं और वो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो तरह तरह की चीजें भी करते हैं, पर तुम उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं हो। और अब तुम 16 साल के हो चुके हो तो तुम्हें इसीलिए आर्मी में जाना होगा और उसके बाद एक एडवेंचरर बनना होगा और उसी के साथ साथ इस पूरे के पूरे वर्ल्ड का सबसे महान राजा भी। हाँ दादाजी मैं ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार हूँ। क्या तुम्हें पता है जो तुम्हारे फादर थे वो भी ऐसा ही करते थे? मुझे अपने फादर के बारे में कोई भी बातें नहीं करनी, मैं उसे सख्त नफरत करता हूँ। दरअसल बहुत पहले ही प्रिंसिपल के फादर उसे छोड़कर कहीं तो निकल गए थे और अब प्रिंसिपल को अपने फादर बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उसी रात हम देखते हैं कि प्रिंसिपल के दादाजी बहुत पियक्कड़ थे। वो आराम से जूस पी रहे थे। उसके बाद वो प्रिंसिपल को बताना शुरू करते हैं कि जो तुम्हारे फादर थे वो भी काफी ज्यादा खतरनाक नाइट थे, वो एक होली नाइट थे और उसी के साथ साथ वो इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के सबसे खतरनाक नाइट थे। वो एकदम महान राजा थे। इतने में ही प्रिंसिपल और उसके दादाजी उसके बर्थडे के बारे में बातें करने शुरू कर लेते हैं। प्रिंसिपल तो बिल्कुल भी पियक्कड़ नहीं था, इसीलिए वो बाहर चांद को देखने के लिए आ जाता है। वो सोच रहा था कि अब तो मेरे पास नई नई पावर आने वाली है और अब तो मैं 16 साल का भी हो चुका हूँ, यानी कि मुझे अपनी स्टोरी का प्लॉट भी मिलने वाला है। वो चांद को देखता है और काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि कल के दिन उसका बर्थडे जो होने वाला है और उसके बर्थडे के दिन उसके दादाजी उसे काफी नई नई चीजें देने वाले हैं। वो यही सोचकर एक्साइटेड हो रहा था कि इतने में हम देखते हैं वो एक्साइटमेंट के कारण सो जाता है। आधी रात को उसकी नींद खुलती है और अचानक से कोई खतरनाक हॉली नाइट उसके पास बोट में आगे बढ़ रहा था। बच्चे क्या तुम्हारा नाम प्रिंसिपल है? हाँ मेरा नाम प्रिंसिपल है, पर आखिरकार टीन के डिब्बे तू कौन है? मैं एक होली नाइट हूँ और मुझे लगता है कि किसी ने मेरे पक्षी को मार गिराया है और जिस किसी ने भी उसे मारा है मुझे लगता है कि वो इसी आइलैंड पर रहता है। हाँ वैसे मैंने तुम्हारे पक्षी को मारा है और उसी के साथ साथ यार उसका टेस्ट तो काफी ज्यादा कमाल का था। अच्छा तो वैसी बात है, तुम्हें मेरा पक्षी खाने में पसंद आया? मैं तुम्हारे दादाजी का दोस्त हूँ, वो भी मेरे साथ काफी ज्यादा पहले काम करते थे और अगर तुम्हें एतराज ना हो तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार इस वक्त तुम्हारे दादाजी मुझे कहाँ मिलोगे? अरे हाँ यहाँ से बस सीधा सीधा निकलते रहो, तुम्हें मेरे दादाजी मिल जाएंगे। और उसके बाद वो हॉली नाइट प्रिंसिपल के दादाजी के पास आगे बढ़ना शुरू कर लेता है। पर जब तक प्रिंसिपल को रियलाइज होता तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। उसे लास्ट में समझ आता है कि आखिरकार मैंने एक ऐसे आदमी को अपने दादाजी का लोकेशन कैसे बता दी जिसे कि मैं जानता भी नहीं हूँ। उसने प्रिंसिपल को बहला फुसला के उसके दादाजी के बारे में पूरी की पूरी लोकेशन के बारे में पता कर लिया था। उसने प्रिंसिपल से ये कहा था कि मैं तुम्हारे दादाजी का दोस्त हूँ। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल तो उसकी बोट के साथ खेलना शुरू कर देता है। अरे बोट चल मजा आएगा। वेट आखिरकार वो आदमी था कौन और आखिरकार उसे मेरे दादाजी से क्या चाहिए? मुझे जल्दी से वहाँ पर जाना होगा। पर जब तक प्रिंसिपल वहाँ पर जा चुका था तब काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। इतने में हम देखते हैं कि वो हॉली नाइट प्रिंसिपल के दादाजी के पास आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रिंसिपल के दादाजी तो आराम से गाजर काट रहे थे कि इतने में उसे रियलाइज होता है कि पीछे से कोई तो खतरनाक शक्ति आ रही है। तुम तो काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हो, क्या आखिरकार तुम यहाँ पर हो कैसे? इससे पहले प्रिंसिपल के दादाजी उस पर कुछ अटैक कर पाते, इतने में ही वो अपनी पावर का यूज करके प्रिंसिपल के दादाजी को बहुत दूर फेंक देता है
और तब जाकर प्रिंसिपल के दादाजी को पता चल चुका था कि यहाँ पर हॉली नाइट आ चुका है। इतने में ही प्रिंसिपल के दादाजी अपनी पूरी की पूरी पावर से उस हॉली नाइट पर अटैक करना शुरू कर लेते हैं। तुम तो काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हो, पर तुम मेरे मैजिक के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते, ये तुम्हें भी पता ही है। इससे पहले प्रिंसिपल के दादाजी कुछ कर पाते, उस आदमी ने अपनी पावर की हेल्प से प्रिंसिपल के दादाजी के पेट में एक बहुत बड़ा घाव छोड़ दिया था, यानी कि अब वो मरने वाले हैं। इतने में ही प्रिंसिपल पीछे से आ चुका है, तो मेरे दादाजी के पास से दूर हट जाओ। अच्छा बच्चे, तो तुम भी यहाँ पे मरने के लिए आ गया। उसके बाद वो नाइट प्रिंसिपल पर भी अटैक करना शुरू करता है, पर आखिर में जाकर प्रिंसिपल तो बच ही चुका था। मेरे दादाजी से दूर हो जाओ, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें खत्म कर लूंगा। प्रिंसिपल बेटा यहाँ से निकल जाओ, तुम इसे बिल्कुल भी लड़ नहीं सकते। अगर बच्चे तुझे भी लड़ने का शौक है तो आ जा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो हॉली नाइट प्रिंसिपल के साथ लड़ाई करना शुरू कर देता है, पर प्रिंसिपल तो कुछ भी कर नहीं पाता। वो उस पर बारी बारी करके बस अटैक ही कर जा रहा था। कितने में हम देखते हैं कि प्रिंसिपल के दादाजी उस हॉली नाइट को पीछे से पकड़ लेते हैं। प्रिंसिपल अभी मौका है, तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम यहाँ से बिल्कुल भी बच नहीं सकते। लेकिन दादाजी मैं आपको छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया तो मैं अपना काम कर दूं। उसके बाद वो हॉली नाइट अपने मैजिक का यूज करता है, और हम देखते हैं वो दोनों को ही काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। वो दोनों ही अब मरने के कगार पर आ चुके थे, यानी कि वो नाइट काफी ज्यादा खतरनाक था। पर प्रिंसिपल इतना ज्यादा घायल होने के बाद बावजूद भी नहीं रुकता, वो उस हॉली नाइट पर अटैक कर देता है, जिस पर वो हॉली नाइट उसे एक लात मारकर वहाँ से दूर कर देता है। और अब हम देखते हैं जब बहुत समय बाद प्रिंसिपल की आंख खुलती है, तब वो सबसे पहले अपने दादाजी के पास जाता है। तब ही प्रिंसिपल के दादाजी हॉली नाइट से पूछते कि आखिरकार तुमने मुझे मारा क्यों। वो नाइट उसे बताता है कि बहुत समय पहले एक भविष्यवाणी हुई थी कि 4 नाइट में से कोई एक किंग को मार डालेगा, और पुराने समय में प्रिंसिपल के दादाजी भी एक नाइट ही थे। पर इसके बारे में हॉली नाइट को कोई भी क्लू नहीं मिला था कि प्रिंसिपल के दादाजी ने किंग को मारने की कोशिश भी की है, और इसलिए उस नाइट ने प्रिंसिपल के दादाजी को फालतू में ही मार गिराया है। और उसके बाद वो हॉली नाइट वहाँ से निकल जाता है। इतने में ही प्रिंसिपल उठता है और बोलता है, दादाजी मैं आपको बचा नहीं पाया। प्रिंसिपल मेरे बच्चे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम इस पूरे वर्ल्ड के सबसे खतरनाक नाइट बनोगे। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, जो ये नाइट था ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा ही फादर था। क्या मेरे फादर? लेकिन आपने तो कहा था जब मैं 2 साल का था तब वो मारे गए। नहीं, वो झूठ था। इसका नाम आयरन नाइट है, और तुम जाओ और अपने फादर के बारे में पता कर पाओ। और इस बात को सुनकर प्रिंसिपल को एक बहुत बड़ा सदमा लगता है, क्योंकि उसे तो ऐसा लगा था कि उसके तो कोई फादर भी नहीं है। पर जब से प्रिंसिपल के दादाजी ने उसे पूरी बात बताई है, तब से उसे जीने का एक और मकसद मिल चुका है। और उसके बाद हम देखते हैं प्रिंसिपल को भी काफी ज्यादा डिप्रेशन आता है, और वो नींद में चल जाता है। अगले सुबह जब प्रिंसिपल की आंख खुलती है, तो वो सबसे पहले अपने दादाजी की डेड बॉडी को देखता है। वो पहली बार था जब प्रिंसिपल इतना ज्यादा घबराया था, और वो बिल्कुल खामोश था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी अपने रिलेटेड को मरते हुए देखा है। और उस दिन मैं काफी ज्यादा रोया, पर उसी दिन से मेरी जर्नी बिल्कुल शुरू हो चुकी थी। मेरे दादाजी का आखिरी सपना यही था, और उन्होंने मुझे यही बोला था कि मुझे आयरन नाइट यानी कि अपने फादर को ढूंढना है, जिसने कि मेरे दादाजी को मारा है। प्रिंसिपल को जाते जाते एक पेटी मिलती है, और वहाँ पर उसे थोड़े बहुत कपड़े मिलते हैं, जो कि उसके दादाजी ने खुद अपने हाथों से बनाए थे। उनका मानना ये था कि जब प्रिंसिपल किसी भी एडवेंचर पर जाएगा तो वो उन्हीं कपड़ों को पहन कर जाएगा, और उस कपड़े को प्रिंसिपल के दादाजी ने खुद अपने हाथों से ही बनाया था। और उसके बाद प्रिंसिपल अपने दादाजी की बॉडी को गाड़ देता है, और फाइनली अब उसने वो कपड़े भी पहन लिए थे। वो क्लॉथ्स काफी ज्यादा खतरनाक थे। वो आगे एक कदम बढ़ाने वाला था, कितने में अरे रुक जा, अरे मैं तो गिर गया यार, बहुत जोर की लगी। ये कपड़े तो मेरे लिए काफी ज्यादा बड़े हैं। और उसी दिन से मेरी जर्नी बिल्कुल शुरू हो चुकी थी। उसके बाद मैं अपने आयरन से नीचे गया, पर जैसे ही मैं नीचे जा रहा था मुझे तो कुछ भी मिल नहीं रहा था, ना तो मुझे कोई ह्यूमन दिख रहे थे और ना ही तो कुछ और। पर आखिर में जाकर कुछ देर बाद जाने के बाद फाइनली मुझे जमीन दिख चुकी थी। अरे रुक रुक रुक, और प्रिंसिपल उस आयरन से नीचे गिर चुका था। कितने में वो देखता है उसके सामने कोई डोरेमोन जैसे दिखने वाला एक जानवर है। और डोरेमोन तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अबे निकलना। प्रिंसिपल उस एनिमल की भाषा को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था, पर वो उसे लाख बार बोलने की कोशिश करता है। और उसके बाद प्रिंसिपल उस डोरेमोन के पीछे भागना शुरू करता है, क्योंकि उसे लगा था कि वो उसे अपने पीछे बुला रहा है, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं था। अबे नौटंकी बच्चे, मेरे पीछे से साइड हट जा। अबे रुक जा डोरेमोन, मुझे छोड़कर मत जा। कितने में प्रिंसिपल को दूर से कुछ नमूनों का झुंड दिखता है। देखो, मैंने एक नई मैजिक ट्रिक सीखी है, ये पत्ते और ये लगी आग, यानी कि वो सभी के सभी लोग नौटंकीबाज थे। उनके ग्रुप में एक मोटा लड़का, एक खूबसूरत लड़की और एक लाल बाल वाला छपरी लड़का भी शामिल था, यानी कि वो सभी के सभी लड़के एक मैजिशियन और उसी के साथ साथ नौटंकीबाज थे। हम देखते हैं कि दूर खड़ा प्रिंसिपल वहाँ खड़ा रहकर उनकी तारीफ करता है। अरे वाओ, ये तो काफी ज्यादा कमाल का मैजिक शो था, रामे तादे नमक का। इतने में ही वो लोग उसे देख लेते हैं, और इतने में वो छपरी लड़का यानी कि डोमिनोन उसे प्रिंसिपल को बोलना शुरू करता है कि हम लोग अपना मैजिकल शो किसी को भी फ्री में नहीं दिखाते, यानी कि अब बच्चे तुम्हें हमें पैसे देने पड़ेंगे। प्रिंसिपल को तो कुछ भी पता नहीं था कि आखिरकार पैसों का नाम क्या है,
और उसी के साथ पैसे नामक चीज क्या होती है। डोमिनोन काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो प्रिंसिपल को बोलता है कि मैं इन लोगों के साथ तो ऐसे ही फालतू में काम करता हूँ, बस मुझे सबसे पहले पैसे कमाने हैं और उसके बाद मैं एक हॉली नाइट बनूंगा। और प्रिंसिपल की ऐसी बातें सुन के कि उसके पास कोई भी पैसा नहीं है, डोमिनोन अपनी मैजिक का यूज करता है और प्रिंसिपल को उतने में ही हवा में चढ़ा देता है। वो वहाँ से निकल जाते हैं और प्रिंसिपल की सभी चीजों को कैच कर लेते हैं। इतने में ही उसके बाकी के टीम मेंबर यानी कि अल्फा उसे बोलने लगती है, डोमिनोन तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो, तुमने एक बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया। अबे चुप रह ले, अगर तुझे इस बच्चे की इतनी मदद करनी है तो मैं तुझे भी निकाल दूंगा। हाँ चलो चलो, मैं ऐसा नहीं करूंगी। वो सभी के सभी लोग विलेज की तरफ आगे बढ़ना शुरू करते हैं और वहीं हम देखते हैं कि दूर खड़ा प्रिंसिपल तो अभी भी हवा में ही है। इतने में ही पर्सिवल अपने मैजिक का यूज करता है और बहुत ही तेज स्पीड से उनकी बग्गी के आगे आता है और बोलता है, हाँ बेटे क्या हो गया अब। डोमिनोन उसकी पावर को देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि कोई इतना छोटा सा बच्चा इतनी पावर महसूस कर सकता है। उसके बाद प्रिंसिपल उन्हें बोलना शुरू करता है, मैं तुम्हें आराम से छोड़ दूंगा अगर तुमने मुझे बताया कि आखिरकार आयरनॉइड है कौन। उसके बाद वो लोग उसे बताते हैं, हमें आयरनॉइड के बारे में कुछ भी नहीं पता, यहाँ तक कि हम तो उसका नाम भी पहली बार सुन रहे हैं, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो प्रिंसिपल को पूछना शुरू करती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर हो क्यों। प्रिंसिपल उन्हें बताना शुरू करता है कि आयरनॉइड एक होली नाइट है और उसके साथ साथ वो इस पूरे वर्ल्ड का सबसे खतरनाक नाइट है। उसने मेरे दादाजी को मेरे मुंह के सामने ही खत्म कर लिया और अब मैं उसे रिवेंज करने के लिए आया हूँ। वो मेरा फादर है और मैं उसे पीना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर वो सर्कस वाले लोग बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे। उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि कोई इत्तू सा बच्चा रिवेंज लेने के लिए यहाँ तक आया है। प्रिंसिपल बोलता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या इसे रिवेंज बोलते हैं या फिर कुछ और, पर मुझे कैसे भी करके अपने फादर को पीटना है और उससे मुझे जवाब लेना है कि आखिरकार उसने मेरे ग्रैंडफादर के साथ ऐसा क्यों किया। वो सभी लोग तो बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे और कहते हैं, हम सर्कस तो बस टाइम पास के लिए करते हैं, दरअसल हम लोगों को भी हॉली नाइट बनना है, पर उससे पहले हमें थोड़े बहुत पैसे कमाने होंगे। वो सभी लोग प्रिंसिपल को बताते हैं कि हम लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिरकार आयरनॉइड है कौन, पर हम लोग अपना अगला मैजिक शो करने के लिए एक विलेज में जा रहे हैं, तो तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। पर इतने में ही डोमिनोन बोलता है कि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या इस बच्चे के पास पावर भी है या फिर नहीं, इसीलिए सबसे पहले हमें अपनी पावर दिखानी होगी। इतने में हम देखते हैं कि प्रिंसिपल अपनी एरो मैजिक का यूज कर रहा है, पर उसका एरो मैजिक काफी ज्यादा घटिया होता है। वो एक एरो को आगे बढ़ाता है ताकि वो एक सेब को काट सके, पर उसका एरो मैजिक तो काफी ज्यादा खराब था। वो सीधा ही डोमिनोन के सर पर आता है और उसका एक नया हेयर स्टाइल बन चुका था। अबे गधे के बच्चे, तूने ये क्या कर दिया। सॉरी, मुझे माफ करना, वैसे मेरे पास पावर खतरनाक है। उसके बाद वो सभी लोग विलेज की तरफ आगे बढ़ना शुरू करते हैं कि इतने में ही अल्फा उसे बताती है, ये हेयर स्टाइल तो काफी ज्यादा खतरनाक है, लड़की चुप रह ले वरना मैं तेरे सभी के सभी बाल को काट दूंगा। और उसके बाद वो सभी लोग विलेज में आगे बढ़ना शुरू करते हैं ताकि वो लोग आयरनॉइड के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जारी कर पाए। वो लोग जब विलेज की तरफ आगे बढ़े थे कि इतने में ही वहाँ पर उन्हें थोड़े बहुत विलेजर दिखते हैं जो कि उन्हें बोलते हैं, अरे आगे मत जाओ और प्लीज हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, हमारे विलेज में एक बहुत बड़े वुल्फ ने अटैक कर दिया है। डोमिनोन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में था, उसे लग रहा था कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है और जो कोई भी वुल्फ होगा वो उसे एक ही सेकंड में हरा लेगा, पर डोमिनोन इस बार पूरी की पूरी तरीके से गलत था। उसके बाद फुल कॉन्फिडेंस में विलेजर को बचाने के लिए आगे जाता है। वो लोग फाइनली विलेज तक तो पहुंच चुके थे। डोमिनोन बोलता है कि मैं तुम्हारी विलेज को फ्री में बचाऊंगा, बस हमारे लिए खाने का और रहने के लिए इंतजाम कर देना। डोमिनोन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में था, पर जब वो लोग विलेज तक पहुंचते हैं तब वो लोग उस वुल्फ को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा बड़ा था और जिसे देखकर डोमिनोन की तो पैंट ही गीली हो चुकी थी। वो सीधा ही अपनी गाड़ी को रिवर्स मारता है और वापस से वहाँ से भागना शुरू करता है। अरे यार, ये वाला वुल्फ तो काफी ज्यादा खतरनाक है, पर मैं वहीं पर रुका क्योंकि मुझे लग रहा था कि हमें इस विलेजर को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने उस वुल्फ को बस इतना ही कहा, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो अभी मार सकते हो। कि इतने में ही पर्सिवल अपने मैजिक का यूज करता है, वही एरो मैजिक, पर जैसा कि हमें पता है कि उसका एरो मैजिक बिल्कुल घटिया सा था। वो एरो उस वुल्फ पर मारता है, पर उसका एरो मैजिक इतना खराब था कि उसके एरो वापस से उसके टकरा जाते हैं और एक एरो की वजह से तो वहीं पर फंस जाता है। कि इतने में ही वो वुल्फ उस पर अटैक करने वाला था कि इतने में डोमिनोन उसे बचा लेता है। डोमिनोन, क्या तुम ठीक हो? कि इतने में ही वो वुल्फ एक बार फिर से पर्सिवल पर अटैक करने वाला था कि इतने में तो मेरे दोस्तों पर कभी भी अटैक नहीं कर सकते। कि इतने में ही पर्सिवल अपने मैजिक की पावर का यूज करता है और किसी को भी विश्वास नहीं होता कि वो छोटा सा बच्चा इतना ज्यादा पावरफुल है। उसकी पावर काफी ज्यादा खतरनाक थी। वो अपने एक हाथ का यूज करके उस वुल्फ को रोक देता है और उसके बाद हवा में उड़कर उस वुल्फ को एक जोरदार तमाचा मारता है और उसे नॉक डाउन कर देता है। किसी को भी विश्वास नहीं होता कि तू सा बच्चा इतना खतरनाक हो सकता है। पर्सिवल, तुमने तो कमाल कर दिया, पर्सिवल हमारा हीरो है। पर कमाल की बात ये थी कि उस वुल्फ के पास भी वही सेम निशान था जो कि शुरुआत में उस बर्ड के पास था, यानी कि ये वाला वुल्फ भी किसी का पालतू ही था। कि इतने में हम लोग फिर से एक होली नाइट को देखते हैं और इसी नाइट ने उस वुल्फ को इस विलेज में भेजा था। बच्चे, तुम तो काफी ज्यादा कमाल के हो, मैं जरूर तुमसे लड़ने के लिए थोड़ी देर में ही आऊंगा। मेरी उम्मीदों पर खड़े उतरे। मुझे लगा था ये बच्चा तो काफी घटिया होगा, पर इसकी पावर काफी ज्यादा शानदार है, मैं इसे मिलना चाहूंगा। और दूर खड़ा डोरेमोन वाला एनिमल पर्सिवल की इस ताकत को देख रहा था। बाकी विलेजर काफी ज्यादा घबराए हुए थे क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि 10 साल में पहली बार कोई वुल्फ उनकी विलेज पर अटैक करने
करने वाला है। ये बात काफी ज्यादा शॉकिंग थी। और वहीं पर कैच डोमिनोन की पट्टी कर रहा था क्योंकि वो इंजर्ड हो चुका था उस वुल्फ के कारण। कैच डोमिनोन को बताता है कि पर्सिवल और अल्फा पास वाले तालाब में नहाने के लिए गए है, पर डोमिनोन को पता ही था कि वो पर्सिवल कोई भी बच्चा नहीं है, यानी कि वो एडल्ट है। कि कितने में हम एक पॉन्ड का सीन देखते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि पर्सिवल तो साक्षात जन्नत में है, वो कुछ तो देख रहा है। अल्फा उसे बोलती है, अरे बच्चे तुम तो काफी ज्यादा खतरनाक हो। अरे मैं इतना भी खास नहीं। अल्फा उसे बोलती है, पर्सिवल आखिरकार तुम्हारे शरीर पर इतने खतरनाक निशान कैसे आ गए? पर पर्सिवल उसे कुछ भी नहीं बताता और वो उसे तो एक ही बात बोले जा रहा था कि मुझे कैसे भी करके उस हॉली नाइट को कैसे भी करके मारना है। और पर्सिवल और अल्फा खूब मजे ले रहे थे, खास तौर पर पर्सिवल वो पूरी की पूरी जन्नत को महसूस करा रहा था। और उसके बाद वो सभी लोग वापस आ जाते हैं। इतने में हम देखते हैं कि बाकी के सभी विलेजर पर्सिवल का ही इंतजार कर रहे थे पार्टी बनाने के लिए। और उसके बाद वो सभी के सभी लोग आराम से दारू पीते हैं। अरे यार ये कैसी कड़वी चीज है, ये तो बहुत खराब है। डोमिनोन पर्सिवल को पूछता है, अबे बच्चे तू तो बिल्कुल बच्चा है, तू दारू कैसे पिएगा? पर्सिवल उन्हें बताता है कि मैं कोई बच्चा नहीं बल्कि 16 साल का हूँ। और इस बात को सुनकर अल्फा बिल्कुल शर्मा जाती है क्योंकि उसने तो यही सोचा था कि पर्सिवल एक बच्चा ही है। और जो कुछ भी पॉन्ड में हुआ उस बात को लेकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। उसके बाद वो सभी लोग पार्टी बनाना शुरू करते हैं। रामे तादे नमस्कार। वहीं दूसरी तरफ पर्सिवल तो सभी लोगों से पूछ रहा था, क्या आपको पता है कि आखिरकार हॉली नाइट कौन है? क्या आपको पता है कि आयरन नाइट कौन है? क्या आपको पता है कि मेरे पापा कौन है? पर किसी को भी कुछ भी नहीं पता होगा। अबे बच्चे मुझे नहीं पता कि आखिरकार तेरा बाप कौन है। ये सुनकर पर्सिवल बहुत गुस्से में आ चुका था। अरे यहाँ पर किसी को भी नहीं पता कि आखिरकार आयरन नाइट कौन है। पर इस विलेज में ऐसा कोई भी नहीं होता जिसको कि आयरन नाइट के बारे में पता होता है। वो लोग बातें कर रहे थे कि इतने में वहाँ पर वही ब्लैक नाइट वहाँ पर आ चुका था जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। वो पर्सिवल को बोलता है, तो बच्चे तू नहीं मेरे कुत्ते को मारा, तुम काफी ज्यादा खतरनाक हो, पर अब मौत की घड़ी शुरू हो चुकी है। मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मारने के लिए यहाँ पर आया हूँ और तुम बिल्कुल तैयार हो जाओ क्योंकि अब तुम भी अपने दादा की तरह सैम मरने वाले हो। क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार मेरे दादा और मेरे फादर कौन है? बच्चे बिल्कुल मुझे पता है कि आखिरकार तुम कौन हो। तुम्हारे पास एक गॉड आर्मर भी है। कि इतने में ही कैच उसके सामने आता है। ओए काले डिब्बे, अगर तूने पर्सिवल थोड़ा सा भी टच करने की कोशिश की तो सबसे पहले तुझे मुझसे भिड़ना होगा। अबे आखिरकार ये मोटा आदमी कौन है? वो ब्लैक नाइट कैच को बस थोड़ा सा धक्का ही मारता है और वो मीलों दूर गिरता है। ये मोटा पता नहीं कौन था। पर्सिवल तो हम कहाँ थे? हाँ मैं तुम्हारे बाप को जानता हूँ और उसी के साथ मुझे इस बात को सुनकर काफी अच्छा महसूस हुआ कि तुम्हारे दादा को किसी ने मार दिया है और अब मैं तुम्हें भी ठीक वैसे ही मारने वाला हूँ। अबे कचरे, मैं तुझे उससे पहले मार दूंगा। मेरा नाम पिगर्ड है और मैं भी एक नाइट ही हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। पर्सिवल बोलता है, अबे कचरे, मैं तुझे उससे पहले ही मार दूंगा। सबसे पहले मुझे ये बता कि आखिरकार आयरन नाइट है कौन? अगर तुमने मुझे कॉम्बैट में हरा दिया तो मैं तुम्हें पूरी बातें बता दूंगा कि आखिरकार आयरन नाइट कौन है, तुम्हारा बाप कौन है। पर अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा ट्रेनिंग करने के लिए। हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और उसके बाद वो दोनों लोग आपस में अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये ले कचरे के डब्बे, मैं तुझे आज बिल्कुल खत्म कर लूंगा। पर्सिवल अपने पूरे मैजिक का पावर का यूज करा था पर उस ब्लैक गार्ड को तो कुछ भी नहीं होता। काफी अच्छे पेरिलियस, और मुझे मारो, पर मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा। पर कमाल है, तुम्हारी पावर काफी ज्यादा शक्तिशाली है। अबे कचरे के डब्बे, मैं तुझे मार डालूंगा और उसके बाद आयरन नाइट को भी। मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनूंगा। पर्सिवल उस ब्लैक नाइट पर लाख मुक्के और लाख किक्के जड़ रहा था पर उसे तो कुछ भी नहीं होता क्योंकि पर्सिवल का पावर लेवल इस वक्त काफी ज्यादा लो का था। वो ब्लैक नाइट तो काफी ज्यादा खतरनाक था। और उसके बाद वो ब्लैक नाइट पर्सिवल को हवा में उछाल देता है और उसे लात घुसे मारना शुरू करता है। और पर्सिवल, मजा आ रहा है। और वहीं दूर खड़े बाकी विलेजर बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे। पर्सिवल, आखिरकार तुम्हें हो क्या गया? पर्सिवल उठो और उसका सामना करो। अचानक से पर्सिवल के अंदर से एक अलग ही ऑरा नजर आ रहा था, यानी कि अब उसके अंदर की मैजिकल पावर्स काफी ज्यादा जाग चुकी थी। पर्सिवल भी ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था और उसी के साथ पाइग्रेड भी। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि एक टिंगू बच्चे के पास इतनी पावर हो सकती है। इतने में ही पर्सिवल अपने हाथों को देखता और बोलता है, क्या आग? अरे बचाओ बचाओ, मुझे कोई इस आग से बचाओ। अचानक से वो दौड़ना शुरू कर लेता है और अचानक से वो पिगरेड में जाकर टकरा जाता है और पर्सिवल की पावर की वजह से पिगरेड लगभग 1 किलोमीटर दूर जाकर गिरता है, यानी कि पर्सिवल की पावर काफी ज्यादा खतरनाक थी। डोमिनोन से बोलता है, अबे छोटी बुद्धि, क्या तुम्हें पता नहीं ये तुम्हारी मैजिकल पावर है, इसे तुम्हें तो कुछ नहीं होगा पर तुम्हारे ओपोनेंट को इससे बहुत कुछ हो सकता है। पिगरेड बोलता है, तो बच्चे तुम्हारे पास आखिरकार तुम्हारी मैजिकल पावर आ ही गई। मुझे तुम पर विश्वास था पर्सिवल कि तुम काफी ज्यादा शक्तिशाली हो। अबे टीन के डिब्बे, अब आ जाना मेरे से लड़ने। अब बताता हूँ मैं तुझे कि आखिर मैं कौन हूँ। और अब पर्सिवल के अंदर की मैजिकल पावर फाइनली जाग चुकी थी, यानी कि अब वो ओवर पावर हो चुका था। मैं उसके बाद बिल्कुल भी नहीं रुका। उसके बाद मैंने पिगरेड पर अटैक करना शुरू किया पर पिगरेड भी कहाँ मानने वाला था। वो एक ब्लैक नाइट था और उसी के साथ साथ एक इविल किंग को सर्व कर रहा था। उसने मुझ पर काफी ज्यादा वार करना शुरू कर लिए। उसका फायर मैजिक मुझसे भी काफी ज्यादा खतरनाक था। अचानक से एक फायर मैजिक पर्सिवल पर जा गिरता है और उसका क्लॉक जलना शुरू हो जाता
जाता है तब जाकर प्रिसिवल काफी ज्यादा डर चुका था और तब उसे लगा था कि उस ब्लैक नाइट की आग भी काफी ज्यादा खतरनाक है। अचानक से वो काफी ज्यादा ओवर पावर हो चुका था और उसके बाद प्रिसिवल पर अपनी पूरी की पूरी शक्ति से अटैक करना शुरू करता है और प्रिसिवल तो कुछ कर नहीं पाता। अरे बचाओ बचाओ, अरे भाई ये आग तो काफी ज्यादा खतरनाक है। बच्चे तुम्हारे पास भले ही कितनी भी पावर हो पर तुम एक ब्लैक नाइट को तो कभी भी हरा नहीं सकते। अचानक से पिगरेट की आग ने प्रिसिवल को पकड़ लिया था। बच्चे अभी भी टाइम है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। हम देखते हैं कि जो प्रिसिवल है वो पिगरेट की आग में जलना शुरू हो जाता है कि इतने में ही प्रिसिवल अपनी छोटी बुद्धि का यूज करता है और फाइनली अपने चारों ओर बहुत से ऑरा को क्रिएट कर देता है, यानी कि अब वो पिगरेट की आग से बिल्कुल भी जलने नहीं वाला। वाह बच्चे, मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका हूँ। मुझे बिल्कुल भी लगा नहीं था कि तुम्हारे पास इतना दिमाग है। पर इससे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि तुम्हें पता है मेरी आग काफी ज्यादा खतरनाक है और जब तक कि तुम्हें जलाकर खाक नहीं कर देती और तुम्हारा रोस्टेड चिकन ही बना देती तब तक मेरी आग बिल्कुल भी शांत नहीं होगी। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसके बाद प्रिसिवल अपने एक और मैजिक का यूज करता है और छोटे छोटे फायर जैसे क्रिएचर को समन कर देता है। वो छोटे छोटे क्रिएचर्स काफी ज्यादा खतरनाक थे। वो सभी के सभी उस ब्लैक नाइट पर जाकर लिपट जाते हैं और उसके हाथ को नीचे करने की कोशिश करता है ताकि उसका मैजिक बिल्कुल नलीफाई हो जाए और आखिर में जाकर वो क्रिएचर्स ये करने में बिल्कुल कामयाब हो चुके थे। पर जब तक ऐसा हुआ तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। प्रिसिवल एकदम जलकर रोस्टेड चिकन बन चुका था। कितने में ही प्रिसिवल अपने हीलिंग मैजिक का भी यूज करता है। बच्चे तुम तो एकदम कमाल के हो, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि तुम्हारे पास हीलिंग मैजिक भी है। कि इतने में ही प्रिसिवल को गुस्सा आ चुका था, उसका ऑरा और ज्यादा बढ़ चुका था। पिगरेट सोचता है इस बच्चे के पास तो काफी खतरनाक पावर है, क्यों ना मैं इसे ना मारूं और अपने लिए यूज करूं। अगर ये मेरी टीम में आ गया तो मैं इसकी पावर का यूज कर सकता हूँ। प्रिसिवल तो एक ही चीज के बारे में सोच रहा था कि उसे कैसे भी करके उस ब्लैक नाइट को खत्म करना है और आयरन नाइट का पता लगाना है। वो ब्लैक नाइट प्रिसिवल की पावर को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका था। वो बोलता है बच्चे तुम्हारी मैजिकल पावर तो तुम्हारी उम्र से क्या ही ज्यादा है, मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ और अब तो तुम्हें मेरे साथ ही आना होगा। और जब वो ब्लैक नाइट ऐसी बातों को सोच रहा था कि इतने में ही प्रिसिवल उसके पास आता है और उसे एक जोरदार मुक्का जड़ता है। वो 1 किलोमीटर दूर जाकर गिरता है। अरे मैं इतना भी खास नहीं, अब मेरे पास काफी ज्यादा पावर आ चुकी है, अब मैं फाइनली आयरन नाइट को भी मिल सकता हूँ, पर इससे पहले मैं इस टीन के डब्बे को खत्म कर लूंगा। इतने में ही पिगरेट अपनी रियल पावर का थोड़ा बहुत नमूना दिखाता है। अबे भाई ये कौन सी पावर है, जिसे देखकर वहाँ खड़े बाकी लोग बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि सभी लोगों को पता था कि अगर वो ब्लैक गार्ड अपनी रियल मैजिक का यूज करेगा तो प्रिसिवल उसके सामने 1 सेकंड में बिल्कुल भी नहीं टिकने वाला। उसके बाद वो ब्लैक नाइट प्रिसिवल की ओर आगे बढ़ना शुरू करता है कि इतने में वहाँ पर डोमिनोन आ चुका था। अबे छोटी बुद्धि यहाँ से निकल जा, मैं तब तक इसे हवा में जकड़ता हूँ, पर रुको मुझे इसे आयरन नाइट के बारे में पता लगाना है। अबे छोटी बुद्धि निकल यहाँ से, तू इसे अपने जन्मों में कभी भी हरा नहीं सकता। पर अबे निकल साले। पर प्रिसिवल तो कहाँ ही मानने वाला था, उसे कैसे भी करके आयरन नाइट का पता लगाना ही था और डोमिनोन उसे वहाँ से भागने के लिए कहता है। कितने में वो ब्लैक नाइट काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो अचानक से एक मेगा फायरबॉल का यूज करता है जिसे आसपास की सभी चीजें बिल्कुल खाक हो चुकी थी, जहाँ तक कि डोमिनोन और प्रिसिवल भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे। उसके बाद वो ब्लैक नाइट प्रिसिवल को अपने साथ ले जाने ही वाला था कि इतने में वहाँ पर फिर से वो डोरेमोन आ चुका था। और भाई साहब कैसे हो? इतने में ही वो डोरेमोन एक मैजिक स्पेल का यूज करता है और अचानक से उन सभी लोगों को अपने साथ किसी नई जगह में टेलीपोर्ट कराता है। डोरेमोन उसे बताता है कि आखिर में फाइनली मैंने तुम्हें बचा ही लिया। अबे डोरेमोन जैसे दिखने वाले प्राणी आखिरकार तू है कौन? मैं फ्यूचर से आया हूँ और हाँ बच्चे तुम्हारे पास काफी क्रेजी वाली पावर्स है तो इसलिए तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा, पर मुझे वापस उस विलेज में वापस जाना है। अबे बच्चे तू थोड़ा सा भोंदू है क्या तुझे पता नहीं कि वो ब्लैक नाइट तुझे लाने के लिए आया था और अगर तू वहाँ पर है ही नहीं तो वो विलेजर को भी कुछ नहीं करेगा। अच्छा तो ऐसी बात है, तुम मुझे ये बताओ डोरेमोन आखिरकार तुम यहाँ पर आए कैसे? दरअसल मैं फ्यूचर से आया हूँ और एक भविष्यवाणी के अनुसार 4 नाइट्स उस इविल किंग का राज खत्म करने वाले हैं। इविल किंग काफी ज्यादा खतरनाक है। अच्छा ऐसी बात है? अबे भोंदू तो सच में भोंदू है क्या या फिर तेरे पास इतना ही कम दिमाग है? दरअसल एक भविष्यवाणी के अनुसार 4 नाइट इविल किंग को खत्म करने वाले हैं और हाँ उनमें से तुम एक हो। क्या मैं एक हूँ? मेरे पास इतनी पावर्स भी नहीं है। अरे तुम्हारे पास है बस तुम्हें पता नहीं है। और बाकी के 3 उनके बारे में मुझे नहीं पता, शायद से उनमें से कुछ बन चुके होंगे या फिर कुछ बनने वाले हैं। यहाँ कुछ तो अभी तो पैदा भी नहीं हुए और तुम में से ही कुछ नाइट्स उस इविल किंग के राज को खत्म कर लेंगे और उसे फाइनली खत्म कर लेंगे। क्या ऐसी बात है? और उसके बाद वो डोरेमोन उन सभी को बताता है कि आखिरकार कैसे कुछ नाइट्स इविल किंग को खत्म करने वाले हैं और उनमें से ही एक प्रिसिवल भी है। और उस डोरेमोन को इतनी सब बातों के बारे में इसलिए पता था क्योंकि वो पुराने फ्यूचर से आया था और इसीलिए वो इन लोगों की मदद करने वाला है क्योंकि फ्यूचर में जाकर 4 नाइट्स इविल किंग को खत्म करने वाले हैं कि इविल किंग अपने सभी नाइट्स को एक साथ रखता है और बोलता है कि मुझे कैसे भी करके उन सभी नाइट्स को खत्म करने वाले हैं जो भविष्यवाणी में आए थे और जो 4 नाइट्स किंग को खत्म करने वाले हैं हम उन्हें उससे पहले ही मार देंगे क्योंकि अभी तो वो बच्चे हो गए और यही मौका होगा उन्हें अच्छा मारने का। उनमें से एक नाइट के पास गोल्डन पावर है,
दूसरे नाइट के पास ईविल आंखें है और तीसरा नाइट हरे बालों वाला है और ये कोई और नहीं बल्कि आयरन नाइट का बेटा ही है, यानी कि पेर्सिवल। और चौथी के बारे में हमें अभी कुछ भी नहीं पता। और हाँ नाइट्स, मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग उनके सर मेरे पास लाओ ताकि मैं उन्हें अपने हाथों से खत्म कर पाऊँ। आयरन नाइट भी वहीं पर मौजूद था और उसे पता चल चुका था कि उनमें से एक नाइट उसका बेटा है। और जब वो उस मीटिंग से बाहर जाता है तो वो काफी ज्यादा रिग्रेट में था। वो अपने मन में बार बार यही सोचता कि उसे चाहे कैसे भी करके पेर्सिवल को मारना ही होगा। और जब उसके हाथ तो पेर्सिवल पड़ा था तब उसे कैसे भी करके उसे मारना ही था। इतने में हम देखते हैं कि वो ब्लैक नाइट वहाँ पर आ चुका था। वो उसे बोलता है, अच्छा तो तुम आयरन नाइट हो, क्या तुम्हें पता है उनमें से एक नाइट तुम्हारा बेटा है? हाँ मुझे पता है, पर इसे तुम्हारा क्या लेना देना? मैं अभी उस छोटे बच्चे से लड़कर आ रहा हूँ। क्या इसका मतलब तुमने उसे मार दिया? नहीं। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि उस नाइट का यूज हमें अपने लिए करना होगा? क्या तुम्हारी सोच इतनी घटिया हो सकती है? और उसके बाद वो उस पर एक अटैक करना शुरू कर देता है, पर वो ब्लैक नाइट उसका अटैक को डॉज कर लेता और आयरन नाइट उसे बोलना शुरू करता है, देखो मुझे पता है कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है। चाहे हम उन नाइट्स को कितना भी ट्रेनिंग कर ले, उन्हें कितना भी प्यार दे, पर एक दिन वो इविल किंग की मौत का कारण तो जरूर बनेंगे, इसीलिए हम ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और वहीं दूसरी तरफ हम फिर से डोरेमोन को देखते हैं और वो बोलता है, देखो गाइस, हमें फाइनली अपनी वापस से जर्नी को शुरू करना होगा और तुम्हारे 3 बच्चे कुछ साथियों को ढूंढना होगा। क्या मेरे 3 बच्चे कुछ साथी? पर आखिरकार वो है कौन? ये तो मुझे भी नहीं पता, इसीलिए हम आज से अपनी जर्नी शुरू करने वाले हैं। लेकिन डोमिनोन उनके साथ जर्नी पर जाने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसके फ्रेंड्स तो अभी भी उसी विलेज में फंसे थे। अबे गधे के बच्चे, मेरे साथ आना। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा और एक नई जर्नी पर जाऊंगा। डोमिनोन तुम भी मेरे साथ आओ। नहीं यार, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं आ सकता। अबे चलना, वैसे भी तुझे कौन सा काम है? उसके बाद वो सभी लोग अपनी एक नई जर्नी पर जाना शुरू करते हैं और अब उन सभी लोगों को बच्चे कुछ नाइट्स को ढूंढना होगा। वो अपनी जर्नी को शुरू करती है कि इतने में पेर्सिवल को भूख लगती है। मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। और उसके बाद पेर्सिवल उन लोगों के लिए हंट करने का डिसाइड कर वो अपने एरो मैजिक का यूज करने वाला होता है कि इतने में, अबे रुक जा बच्चे, मुझे पता है कि तुम्हारा एरो मैजिक कितना खतरनाक है, इसीलिए मैं ही तुम्हारे लिए हंट करूंगा। और उसके बाद डोमिनोन एरो मैजिक का यूज करके एनिमल्स को मारना शुरू करता है, पर भले ही उसका एरो मैजिक उतना ज्यादा खास नहीं था, पर पेर्सिवल तो जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था और ना ही तो उसके एरो बिल्कुल वापस आ रहे थे। पेर्सिवल किसी और दुनिया में ही जाना शुरू करता है ताकि वो किसी नई नई चीजों को ढूंढ पाए। हम पेर्सिवल को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़े पहाड़ पर जा चुका है। डोमिनोन का तीर एक बहुत बड़ी जायंट नन को लग जाता है और जायंट नन तो बिल्कुल भी उससे गुस्सा नहीं होती, बल्कि इतने में ही जायंट नन के पास उसके कुछ मैसेंजर आते हैं और बोलते हैं, जायंट नन, एक टिंगू सा बच्चा एक पहाड़ी पर आ रहा है। जायंट नन बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी थी। क्या अगर हमने उस बच्चे की मदद नहीं की तो वो मारा जाएगा, क्योंकि उस पहाड़ी में बहुत खतरनाक जायंट मॉन्स्टर रहते हैं, हमें उसे जल्दी से बचाना होगा। और वो छोटा बच्चा पेर्सिवल मॉन्स्टर के पास जाने वाला है और इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग जल्दी से पेर्सिवल को बचाने के लिए वहां पर जाएंगे। कितने में पेर्सिवल को देखते हैं जो कि एक के बाद एक करके उन सभी मॉन्स्टर को धो डाल रहा है और उसने फाइनली सभी मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है। पेर्सिवल को एक अजीब सी मॉन्स्टर की आवाज आती है, प्लीज मुझे बचाओ। असल में एक बंदा उस मॉन्स्टर पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसका नाम नेशन था। वो बिल्कुल एकदम संकी किस्म का आदमी था। पेर्सिवल वहाँ पर जाता है और उस मॉन्स्टर को बचा लेता है। पेर्सिवल खुद ही वहाँ पर बंदी बन जाता है और वो लड़का हर किसी लोगों पर बस एक्सपेरिमेंट ही करता था और वो एक्सपेरिमेंट काफी ज्यादा खतरनाक थे। वहीं दूसरी तरफ पेर्सिवल के साथी और जायंट नन उसे ही ढूंढ रहे थे, पर उन लोगों को तो वो कहीं भी नहीं मिलता। वो सभी मच्छर जैसी स्पिरिट डोमिनोन को बुलाना शुरू करती है, हमें जल्दी से पेर्सिवल को ढूंढना होगा और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो भी एक मॉन्स्टर में बदल जाएगा। तो क्या नेशन इतना खतरनाक है? हाँ वो काफी ज्यादा खतरनाक है। उसने इस पूरे जंगल में बहुत हाहाकार मचाया है और ऊपर से उसने बहुत से मासूम से जानवरों को बहुत खतरनाक लोगों में बदल दिया है। हमने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। उसने एक रैबिट को एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर में बदल दिया है। उसके बाद वो सभी लोग पेर्सिवल को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनके साथ नन भी थी। वो लोग एक पहाड़ी तक तो पहुंच चुके थे, पर यहाँ पर पेर्सिवल का कोई भी अता पता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पेर्सिवल की आंखें भी खुल चुकी है। वो अपने आप को पाता है एक अजीब से बंकर में। वो अपने आप को देखता है, अरे आखिरकार मुझे नंगा किसने किया और ये कौन है? तो पेर्सिवल आखिरकार तुम उठ ही गए। मेरा नाम नेशन है। अबे तू सबसे पहले मेरे कपड़े लौटा। मैं सब बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो पेर्सिवल, क्योंकि जो इंजेक्शन मैंने तुम्हें दिया था वो काफी ज्यादा खतरनाक है। क्या ऐसी बात है? तो आखिरकार मेरे कपड़े कहाँ हैं? मुझे बस एक बार अपने कपड़े लौटा दो, क्योंकि वो मुझे मेरे दादाजी ने भेजे थे। हाँ मैंने तुम्हारे कपड़े को कुछ नहीं किया सिवाय कुछ के। मैंने तुम्हारे हेलमेट को कुछ नहीं किया और तुम्हारे क्लॉक को भी, क्योंकि वो एक अजीब से मैजिकल पावर से बनी हुई थी। आखिरकार तुम मेरे साथ करने क्या वाले हो? देखो मैं एक बहुत ही खतरनाक केमिकल का यूज करने वाला हूँ तुम पर, और अगर तुम 2 घंटे के अंदर बेहोश नहीं हुए तो मैं फिर से तुम पर अटैक कर दूंगा और उसी के साथ तुम्हें भी एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर दूंगा। आखिरकार मैंने किया क्या है? अबे साले बता तो सही। मुझे नहीं पता, बस मैं इस फॉरेस्ट को आने वाले खतरे से बचाना चाहता हूँ। आखिरकार कैसा खतरा? ये तो मुझे भी नहीं पता। और अब नेशन भी पेर्सिवल पर अटैक करने वाला था। वो उस पर इंजेक्शन लगा देता है और उसके बाद वो वहाँ से जाना शुरू करता है। और इतने में ही जब नेशन अपने पीछे देखता है, इतने में वो देखता है पेर्सिवल के जो बाल है वो तो काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं। अबे तूने मेरे बालों के साथ क्या कर दिया? ये आखिरकार ये हो क्या गया? पेर्सिवल तुम तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। अरे चुपचाप मेरे बालों को वापस नॉर्मल कर। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं
मैं अपने दादाजी का हेलमेट नहीं पहन पाऊंगा। इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता कि आखिरकार तुम एग्जैक्टली करने के वाले हो। दरअसल नेशन का मानना ये था कि फ्यूचर में जाकर इस जंगल पर काफी खतरनाक अटैक होने वाला है और उसका मकसद सिर्फ एक ही है, उसे कैसे भी करके फॉरेस्ट को बचाना है। उसके बाद नेशन पर्सिवल पर अटैक करने वाला था कि इतने में पर्सिवल वहाँ से भाग चुका था और वहीं दूसरी तरफ नन और डोमिनॉन भी पर्सिवल को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ रहे थे, पर वो उस तक पहुंच ही नहीं पाता। नेशन पर्सिवल को बताना शुरू करता है कि मैं इस जंगल की रक्षा करना चाहता हूँ और जो वो नन है वो कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बहन है। उसे लगता है कि मैं जंगल को हानि पहुंचा रहा हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस भला ही चाहता हूँ। और हाँ बच्चे, तुम अपना मुंह बंद करो और मुझे मेरा काम करने दो। उसके बाद नेशन एक नई ड्रग को बनाना शुरू कर लेता है, पर जैसे ही वो पीछे देखता है वो देखता है कि पर्सिवल तो वहाँ से भाग चुका है। वो जल्दी से कहीं से अपना हेलमेट निकालता है और उसे पहनना शुरू कर देता है। अरे हेलमेट लग जा, मेरे बाल तो काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं, अरे लग जा यार। अबे छुटकू तुम कर क्या रहे हो? ये देखकर नेशन बिल्कुल बावला हो चुका था। उसके बाद वो पर्सिवल पर अटैक करना शुरू कर लेता है, पर पर्सिवल भी काफी ज्यादा खतरनाक था। उसके हर एक अटैक को डॉज करना शुरू कर लेता है। वहीं पर्सिवल अपनी थोड़ी सी ताकत का यूज कर देता है और नेशन गिर जाता है। इतने में ही नेशन के जो भी केमिकल्स थे वो गिरना शुरू कर लेते हैं और ये सब कुछ उसकी दिन रात की कमाई थी। रुक जाओ प्लीज, इस केमिकल को पकड़ लो, ये मेरी रात दिन की कमाई है। उसके बाद हम देखते हैं पर्सिवल ने उस ड्रग को पकड़ लिया है। वो बोलता है प्लीज ऐसा मत करना और इसे गिराना तो बिल्कुल भी नहीं। अबे साले आखिरकार ये है क्या? और उसके बाद पर्सिवल उसकी ड्रग को ऐसे पीता है जैसे कि वो कोई एकदम जूस हो। अबे आखिरकार ये था क्या? जब पर्सिवल उस पूरी ड्रग को पी लेता है वो बोलता है या मुझे तो मेरे अंदर काफी ज्यादा पावर महसूस हो रही है। आखिरकार ये था क्या? पर्सिवल को उस ड्रग को पीने के बाद काफी ज्यादा पावर आ जाती है और उसी के साथ साथ वो काफी ज्यादा पावरफुल महसूस करता है। वो सब जगह भागना शुरू करता है। या मैं तो काफी ज्यादा पागल हो चुका हूँ, मेरे पास काफी खतरनाक पावर आ चुकी है। वो सबसे पहले पहाड़ी के ऊपर जाता है और वहाँ से जोर जोर से चीखना शुरू करता है, जिसकी वजह से डोमिनॉन और नन को पर्सिवल की लोकेशन के बारे में पता चल चुका था। वो उसकी तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। नेशन उसे बोलता है कि आखिरकार तुमने मेरी ड्रग को क्यों पिया? कि हम तो दोस्त है और वैसे भी मैं तुम्हारी मदद करने जाता हूँ। बच्चे तुम काफी ज्यादा खतरनाक हो। और जो भी बच्ची को ड्रग थी उसके बाद नेशन उसे एक ही घूंट में पी लेता है, पर नेशन इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। इतने में ही नेशन गिर जाता है और उसके बाद बाकी नन और डोमिनॉन और डोरेमोन भी पर्सिवल के पास पहुंच चुके थे और बाकी की स्पिरिट्स बोलना शुरू करती है, ये नेशन तो था ही घटिया, मुझे पता है कि इसने भी पर्सिवल के साथ बहुत बुरे काम किए होंगे। पर्सिवल बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम चुपचाप रहो, क्योंकि नेशन तो बस फॉरेस्ट को जाना जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमसे पूछो। इतने में ही नेशन उठ जाता है और वो अपने मुंह से किसी ओडो नाम के बंदे का नाम ले रहा था। वो स्पिरिट से बताती है ओडो हमारे फॉरेस्ट में बहुत पुराने समय में आया था, वो पहला मेडिकल रिसर्चर था, वो हमारी बहुत मदद करता था और उसी के साथ साथ उसके पास काफी मैजिकल पावर्स भी थी, वो सभी का ख्याल भी रखता था और वो भी फॉरेस्ट का हिस्सा बन चुका था। एक दिन उसे एक जायंट गर्ल मिली और उसके बाद उन दोनों का बच्चा हुआ और उस बच्चे का नाम नेशन था, यानी कि ओडो कोई और नहीं बल्कि नेशन का ही फादर था। और एक दिन ना जाने कैसे पर ओडो कहीं तो गायब हो गया और उसके बाद उसके बारे में किसी को भी नहीं पता कि आखिरकार ओडो गया तो गया कहाँ। वहीं दूसरी तरफ हम उसी क्रिएचर को देखते हैं जिसे कि पर्सिवल ने नेशन की जंगल से बचाया था। दरअसल वो क्रिएचर काफी ज्यादा खतरनाक था। वो एक मॉन्स्टर को ऑर्डर दे रहा था और ये मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि ओडो ही था, यानी कि नेशन के फादर ही। नेशन के फादर अभी मरे नहीं थे, वो एक मॉन्स्टर में तब्दील हो गए थे और एक क्रिएचर उन्हें ऑर्डर दे रहा था। इतने में ही नेशन को भी होश आ जाता है और वो सबको बोलना शुरू करता है वो आ जाएगा, वो 2 सेकंड में ही आने वाला है। इतने में बाकी स्पिरिट्स उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं मानते और उस पर पत्थर से वार करना शुरू करते हैं। पर्सिवल उन्हें रोक देता है और बोलता है अबे रुक जाओ सालो, क्या कर रहे हो तुम? पर वो स्पिरिट तो बिल्कुल भी नहीं रुकते, वो उस पर पत्थर से वार करना शुरू कर लेता है। इतने में ही पर्सिवल उन सभी के पत्थर को पकड़ लेता है और उन पर उल्टा ही चढ़ा देता है। तुम एक बार उसकी बात तो सुन लो, आखिरकार वो क्या कह रहा है। इतने में ही हम देखते हैं कि फॉरेस्ट में एक अजीब सी गैस अपीयर हो चुकी है। वो गैस एकदम पॉइजनस थी जिसकी वजह से उस फॉरेस्ट के सभी एनिमल्स और सभी ट्रीज मर रहे थे। और तब जाकर स्पिरिट को विश्वास होता है कि जो कुछ भी नेशन कह रहा वो सभी ठीक था, नेशन तो फॉरेस्ट के लिए ही लड़ रहा था। वो गैस काफी ज्यादा पॉइजनस थी और वो बारी बारी करके सभी क्रिएचर को मार रही थी। कितने में ही नेशन खड़ा उठता है, वो बोलता है मेरे पापा ने मुझे बताया था कि ये होने वाला है, मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। पर नेशन तुम ऐसे करोगे क्या? तुम चिंता मत करो, जब मैंने अपनी ड्रग को पिया तब मेरे पास उसकी कॉपी भी रह गई। उसके बाद नेशन अपने मैजिकल स्पेल का यूज करता है उसी ड्रग का जो कि वो बना रहा था और उस ड्रग की वजह से वो पॉइजनस गैस बिल्कुल डिसअपीयर हो चुकी थी, यानी कि फाइनली नेशन ने उस फॉरेस्ट को बचा लिया था। सभी एनिमल्स वापस से जिंदा हो चुके थे। उसके बाद वो सभी लोग पर्सिवल को एक नया हेयर कट देते हैं जिसकी वजह से कि वो हेलमेट को पहन पाए। स्पिरिट्स बोलती है नेशन हमें माफ करना, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी वजह से बहुत से मासूम एनिमल को मैंने काफी खतरनाक मॉन्स्टर में तब्दील कर लिया, इसमें लगभग मेरी ही गलती है। उसके बाद वो डोरेमोन नेशन से पूछता है आखिरकार वो कौन है जो कि तुम्हारे फॉरेस्ट को तबाह कर रहा है? उसके बारे में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिरकार वो कौन है, पर हो ना हो वो एक मॉन्स्टर ही है। इतने में ही हम देखते हैं कि पहाड़ टूटने शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर एक खतरनाक मॉन्स्टर आता है और वो मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि ओडो ही था, यानी कि नेशन का डैड। और जब नेशन ये देखता है तो उसे पता चल चुका था कि ओडो कोई और नहीं बल्कि उसी की डैड है। वो उसकी तरफ आगे बढ़ना जल्दी से शुरू
शुरू करता है। नेशन को भी बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिरकार उसके पापा की ऐसी हालत किसने की है। वो काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था और उसके बाद वो अपने फादर की तरफ आगे बढ़ना शुरू करता है। कितने में वहाँ पर नन आती है और वो उसे रोक लेती है और बोलती है कि तुम्हें अभी शांत होकर काम करना चाहिए, क्योंकि जो सामने खड़ा इंसान है वो कोई तुम्हारा फादर नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है, और वो मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा खतरनाक था। उस मॉन्स्टर का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, उसे कैसे भी करके इस वैली को खत्म करना है। उसके बाद वो मॉन्स्टर अपना मुंह खोल और अपनी मैजिकल पावर्स को क्रिएट कर लेता है। उसकी मैजिकल पावर काफी ज्यादा खतरनाक थी। उसके मुंह से लगभग किलो के हिसाब से वही पॉइजनस गैस बाहर निकलना शुरू हो जाती है, जो कि हर एक क्रिएचर, हर एक वैली और सब चीजों को खत्म कर रही थी। और उसकी मुंह की बदबू तो मेरे दोस्त की मुंह की बदबू से भी काफी ज्यादा घटिया थी। और ओडो को बिल्कुल पता ही नहीं था कि नेशन उसका बिल्कुल कोई बच्चा भी है। ओडो का सिर्फ एक ही मकसद था, उसे कैसे भी करके इस वैली को खत्म करना है। उसके बाद वो अपने बच्चे नेशन को ही अपने हाथ में खड़ा कर लेता है और इससे पहले नेशन इस नेशन से ही गायब हो जाता कि इतने में ही उसी के साथ वो नन भी वहाँ पर आ चुकी थी। वो उस ओडो के हाथ को पकड़ लेती है और नेशन नीचे गिर जाता है, पर वो नन खुद ओडो के अटैक से बिल्कुल भी नहीं बच पाती, यानी कि उसकी एकदम तंदूरी बन चुकी थी। वो जलकर एकदम कोयला बन चुकी थी। ओडो की पावर काफी ज्यादा खतरनाक थी और बाकी सभी लोगों को ये लग रहा था कि अब तो नन मर चुकी है, पर वो मरी नहीं थी। उसकी अपर बॉडी बिल्कुल खराब हो चुकी थी। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार मेरे फादर ने आखिरकार मेरी बहन को कैसे मार लिया। वहीं दूर खड़ा वही मॉन्स्टर काफी ज्यादा खुश हो रहा था, मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है और ओडो की इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। ओडो को मैंने ही पावर दी है। और इस बात को सुनकर नेशन और डोरेमोन बिल्कुल बावले हो चुके थे। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार कैसे वो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। उसके बाद वो डोरेमोन परिषद को बताता है कि सबसे पहले अगर हमें ओडो को खत्म करना है तो उससे पहले हमें इस क्रिएचर को खत्म करना होगा। इससे पहले वो लोग उस क्रिएचर का कुछ कर पाते कि इतने में उस क्रिएचर को एक तीर लग चुका था और किसी को भी पता नहीं था कि आखिरकार ये तीर मारा किसने। वो सभी लोग बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे कि इतने में ही ओडो भी जमीन पर गिर चुका था। वहाँ हम देखते हैं वहाँ कोई और नहीं बल्कि एक और होली नाइट आ चुका था। वो एक गोल्डन नाइट था जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। ओह, यहाँ पर तो तगड़ा ही ड्रामा चल रहा है। क्या नाइट को वहां देखकर वो लोग बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे और पर्सिवल को तो ये लगा था कि जरूर आयरन नाइट को जानता होगा। वहीं दूसरी तरफ नेशन बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि कोई होली नाइट उसके पास आ चुका है। उसके बाद नेशन उस होली नाइट से पूछना शुरू करता है कि आखिरकार मेरे फादर का ऐसा हाल किसने किया। वो होली नाइट भी फुल एटीट्यूड में बोलता है कि मैं तुम लोगों को सब कुछ फ्री में क्यों बताऊं, अगर तुम लोगों में से किसी ने भी मुझ पर एक हिट भी लगा दे तो मैं तुम्हें पूरी की पूरी लोकेशन के बारे में बता दूंगा और पूरी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा कि आखिरकार इस मॉन्स्टर का ऐसा हाल किसने किया है। और ये सुनकर नेशन बिल्कुल इमोशनल हो चुका था, पर वो डोरेमोन कैरेक्टर से रोक देता है क्योंकि उसे पता था कि नेशन काफी ज्यादा वीक है इस नाइट के सामने। पर नेशन तो बिल्कुल भी नहीं मान, वो कैसे भी करके पता लगाना चाहता था कि आखिरकार किसने उसके फादर की ऐसी हालत की है। पर बोलता है प्रिंसिपल भी बोलता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करने वाला हूँ, पर नेशन बोलता है कि मुझे किसी के बच्चे की मदद नहीं चाहिए। इतने में ही नेशन उस हॉली नाइट पर अटैक करना शुरू कर लेता है, पर वो हॉली नाइट भी काफी ज्यादा खतरनाक था। उसके पास वेदर को कंट्रोल करने की पावर थी। सबसे पहले वो अपनी मैजिकल स्पेल का यूज कर और उसके बाद आसमान से बर्फ के गोले बरसाना शुरू कर देता है जो कि काफी खतरनाक थे। हालांकि वहाँ पर पर्सिवल ने वहाँ पर आकर नेशन को बचा लिया था। नेशन उसे शुक्रिया बोलने वाला था कि इतने में ओडो भी पीछे से उठ चुका था। वो एक मुक्के में ही नेशन को सुला देता है और इससे पहले वो दूसरा मुक्का मार पाता वहाँ पर पर्सिवल आ चुका था और वो अपनी पावर की वजह से ओडो के मुक्के को रोक देता है और बोलता है कि ये तुम्हारा बेटा है, कोई और नहीं। और उसकी इस बात को सुनकर ओडो की आंखों में बिल्कुल आंसू आ चुके थे। वहीं दूर खड़ा हॉली नाइट सोच रहा था, ये तो तुम बिल्कुल बच्चों वाला काम कर रहे हो। आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो कि मुझे कैसे भी करके इन सभी बच्चों को मारना होगा, तो मैं तुम्हें बारी बारी करके मारूंगा। सबसे पहले इस मॉन्स्टर की बारी, उसके बाद वो कुछ तो मंत्र बोलता है और अपनी मैजिकल स्पेल को एक्टिवेट करता है। उसके बाद वो ओडो को मारने वाला था कि इतने में ही हम देखते हैं पर्सिवल ओडो के सर के ऊपर आ चुका है और उसने उस मॉन्स्टर को बचा लिया है और पर्सिवल खुद तो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका है। इतने में ही डोमिनोन और नेशन वहाँ पर आते हैं और पर्सिवल से पूछते हैं कि आखिरकार तुमने एक मॉन्स्टर की जान क्यों बचाई। पर्सिवल उसे बोलता है कि अभी भी तुम्हारे फादर उसी मॉन्स्टर के अंदर है, तुम्हारे पास कोई तो रास्ता होगा जिसकी हेल्प से हम तुम्हारे फादर को वापस ह्यूमन में कन्वर्ट कर पाए। वहीं दूसरी तरफ वो हॉली नाइट तो बिल्कुल भी कदर नहीं करता, वो एक और अटैक करने वाला था कि इतने में हम देखते हैं पर्सिवल के अंदर से एक खतरनाक ऑरा जाग चुका था, यानी कि ये पर्सिवल की ट्रू मैजिकल पावर थी जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थी। उसका ऑरा बढ़कर काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। उसी के साथ साथ वो मैजिकल स्पेल भी काफी क्रेजी तरीके से कर पा रहा है और तब उस हॉली नाइट को पता चल चुका था कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, यही उन नाइट्स में से है जिनकी भविष्यवाणी की गई है और अगर मैंने इसे मार डाला तो इविल किंग मुझे जरूर कोई ना कोई तोहफा देंगे। और उसके बाद वो अपनी मैजिकल स्पेल का यूज करता है। अपने में ही
पर्सिवल उसकी मैजिक को यूज करता है और उस पर उल्टा ही चला देता है। पर्सिवल की पावर अब काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। पर्सिवल उसे बोलता है कि जल्दी से मुझे आयरन नाइट के बारे में बताओ। हालांकि वो कुछ भी नहीं बताता और उस नाइट को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने आप को किसी बच्चे से हारते हुए बिल्कुल भी नहीं देखा जाता था। पर्सिवल काफी ज्यादा खतरनाक बन चुका था। वो उसके बाद एक के बाद एक करके उस नाइट को मुक्के मारना शुरू कर देता है। उसके बाद पर्सिवल नाइट को बताता है कि तुमने मुझसे कहा था कि अगर हम में से किसी ने भी तुम पर एक भी अटैक कर दे तो तुम हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दोगे। उसके बाद पर्सिवल एक जोरदार मुक्का उस पर जड़ना शुरू कर लेता है और उससे इन्फॉर्मेशन लेना शुरू करता है, पर वो कुछ भी नहीं बताता। पर्सिवल का पावर प्रेशर काफी ज्यादा खतरनाक था और उसके बचने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। और उसके बाद वो नाइट उन लोगों को पूरी बातें बताना शुरू कर वो उन्हें बताता है कि बहुत समय पहले जब ओडो यहाँ पर आया था तब इविल नाइट ने उसे बताया था कि तुम अपनी वहाँ पर रिसर्च करने के लिए जा रहे हो, पर तुम्हें वहाँ पर किसी की भी मदद नहीं करनी होगी। और ओडो ने इविल किंग की बात की बिल्कुल भी नहीं मानी और उसने तो वहाँ पर किसी से शादी कर ली और एक बच्चे को भी पैदा किया, और जिसकी वजह से उसने ही यानी कि उस हॉली नाइट ने ही ओडो के फादर को उस मॉन्स्टर में तब्दील कर दिया। पर्सिवल कहता है कि ये कोई बहुत सी घटिया सी वजह है किसी एक मॉन्स्टर बनाने के लिए, पर जैसे तैसे करके वो पर्सिवल से बच चुका था। इतने में ही वो नाइट बिल्कुल भी नहीं मानता। वो फिर से अपनी वेदर की स्पेल का यूज कर और एक लाइटनिंग मैजिक को पर्सिवल की ओर फेंकता है। हालांकि वो मैजिकल स्पेल काफी ज्यादा खतरनाक थी, पर पर्सिवल बिल्कुल भी नहीं रुकता। वो उसके मैजिक स्पेल को अपने अंदर ही ट्रैप कर लेता है और उसके बाद उस हॉरर नाइट की तरफ आगे बढ़ना शुरू करता है। सभी लोग उसकी इस पावर को देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे। पर्सिवल उस नाइट की पावर को उसी पर यूज कर देता है और हॉरर नाइट अब काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। उसे बिल्कुल विश्वास हो चुका था कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि वही नाइट है जिससे की भविष्यवाणी की है और यही एक दिन राजा को मारने वाला है। और अगर मैंने इस बच्चे को अभी मार दिया तो राजा मुझसे काफी ज्यादा खुश होगी और उसके बाद मुझे नए नए तोहफा देंगे। इतने में ही डोमिनेंट पर्सिवल को बोलता है कि जिस किसी के बारे में भी तुम सोचोगे तुम्हारी मैजिकल स्पेल और मैजिकल ऑरा उसमें ही कन्वर्ट हो जाएगा। इतने में ही वो हॉली नाइट एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक बर्ड का यूज करता है। पर्सिवल को उस इलेक्ट्रिक बर्ड को देखकर सैम उसी वाले बर्ड की याद आती है जिसे कि उसके दादा ने मारा था। उसके बाद वो सैम वही तलवार बनाता है जैसे कि उसने उस पुराने वाले बर्ड को चीला था। वो तलवार काफी ज्यादा खतरनाक थी और उसके बाद पर्सिवल उस बर्ड के भी सैम उतने ही टुकड़े करता है जितने कि उसने पहले किए थे और उसके बाद वो उस नाइट को भी बहुत तगड़े तरीके से पेल देता है, यानी कि वो काफी ज्यादा घायल हो चुका था और अब फाइनली वो नाइट वहाँ से भाग गया है। पर उन लोगों को अभी तक ये रास्ता नहीं मिला कि आखिरकार वो लोग ओडो वापस एक नॉर्मल ह्यूमन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि उनके पास तो अभी कुछ भी नहीं है। इतने में ही डोरेमोन बोलता है यहाँ पर तो कुछ है और वहाँ पर एक स्टिक थी और स्टिक वही थी जो कि हॉयल नाइट ने अपने जाने से पहले वहाँ पर छोड़ दी थी। उसके बाद वो सभी लोग उस स्टिक को फोड़ देते हैं जिसकी वजह से ओडो वापस से अपने नॉर्मल शरीर में कन्वर्ट हो चुका था और उसी के साथ साथ फुनन भी अब सीधी हो चुकी थी और नेशन अब बिल्कुल इमोशनल हो चुका था। पापा आप आ गए और अब पूरी वैली भी बच चुकी थी। डोमिनोन डोरेमोन को बोलता है कि आखिरकार तुम्हें पता कैसे चला कि अगर हम लोग उस स्टिक को तोड़ेंगे तब हम लोगों को ओडो वापस मिल जाएगा। डोरेमोन बोलता है कि मैं भविष्य से आया हूँ इसलिए मुझे सब कुछ पता है। इतने में ही पर्सिवल बोलता है कि अब मुझे अपने फादर यानी कि आयरन नाइट को नहीं ढूंढना, बल्कि अब मेरा मेन मकसद ये है कि मुझे उसे ठोकना है जो कि ये सब कुछ करा है यानी कि इविल किंग को। डोरेमोन बोलता है कि इस जर्नी में मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल देना चाहूंगा क्योंकि मुझे भी उस इविल किंग को खत्म करना है, पर सबसे पहले हम लोगों को बाकी बच्चे कुछ नाइट्स को ढूंढना होगा। वो लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे कि आखिरकार वो अपनी नई जर्नी को कैसे शुरुआत करने वाले हैं। इतने में ही कन्वर्सेशन के बीच में से ही पर्सिवल के पेट में से कुछ आवाज आती है। उसके बाद वो डोमिनोन से बोलता है कि आखिरकार क्या तुमने किसी को हंट भी किया या फिर नहीं? अरे सॉरी भाई वो मैं भूल गया। अरे बुद्धू तू खाने के बारे में कैसे भूल सकता है? एक अजीब से रैबिट को निकालता है यानी कि उसने उसको हंट करके लाया है और अब शर्त के अनुसार वही डोरेमोन उनकी गैंग का लीडर बनने वाला है। उसके बाद वो अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं कि इतने में नेशन उसके पीछे से आता है और बोलता है कि मुझे भी तुम्हारी टीम को ज्वाइन करना है क्योंकि मेरे फादर ने मुझसे यही कहा है कि मुझे इस वैली में नहीं रहना चाहिए। मेरा मकसद भी यही है कि मुझे कैसे भी करके उस इविल किंग को मारना है। और अब वो सभी लोग बाकी नाइट्स को ढूंढने के लिए और इविल किंग को मारने के लिए अपनी नई जर्नी पर निकल चुके हैं। दूसरी तरफ हम आयरन नाइट को देखते हैं जो कि किसी से तो बातें कर रहा था। वो से बोलता है कि क्या तुम्हें वो क्लू मिल गया या फिर नहीं, और ये किस क्लू के बारे में बातें कर रहे हैं और किस नाइट के बारे में बातें कर रहे हैं ये तो हमें आगे ही पता चलने वाला है।